दिल्ली के राजनीतिक मैदान में 2025 का चुनाव कई सवाल और चुनौतियां लेकर आ रहा है। खास तौर पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा से शैलेंद्र सिंह मोंटी का नाम सामने आ रहा है, जो जनता के बीच अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक सोमनाथ भारती को चुनौती दे पाएंगे? शैलेंद्र सिंह मोंटी ने अपने सामाजिक कार्यों जैसे धार्मिक यात्राओं का आयोजन और स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के प्रयास से जनता में अपनी छवि बनाई है। वहीं सोमनाथ भारती ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सुविधाएं देकर क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ बनाई है। यह चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, बल्कि विचारधाराओं का भी संघर्ष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह मोंटी जी। मोंटी जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद बहुत बहुत। मोंटी जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि राजनीति क्षेत्र में, राजनीति में आपने कब कदम रखा और इसके पीछे आप किनका हाथ था कि आप राजनीति में उतरे? देखिए जी, मैं लगभग 2003 के आसपास एक्टिव तो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी, जो हमारे परिवार के बड़े थे, उनके इलेक्शनों में लगते थे, लेकिन प्रॉपर लोकल यूनिट बीजेपी में आकर विजय कुमार मल्होत्रा जी के सानिध्य में हमने ये काम शुरू करा। और 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मैंने उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद से ही 2007 में मुझे यहाँ से निगम पार्षद की टिकट मिल गई। तब से ही लगातार समाज सेवा और राजनीति में लगे हुए हैं। अच्छा, आपने बताया 2007 में आप निगम का चुनाव लड़ा और जीते भी। तो उस समय में आपने ऐसे कौन से काम किए जो जनता आपको अभी भी उस काम के बेस पर याद करे? देखिए जी, हमारा टोटल फोकस रहता था क्षेत्र के लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। सड़कें, बेहतरीन सड़कें, बढ़िया बैकलेन, बढ़िया पार्क, और बारिशों के समय में हम नालों की समय से पहले सफाई करा देते थे। और लगभग मेरे आने से पहले 20 से 25 पॉइंट ऐसे थे जहां हर साल पानी भरता था। हमने एक साल में वो पूरा विषय ही समाप्त कर दिया। और कंटिन्यूस 24 घंटे, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा पहली बार तो लोगों का एक ही विषय था, भाई जीतने के बाद नजर नहीं आओगे, क्योंकि उससे पहले रुख यही होता था, आदमी आया, इलेक्शन लड़ा और 5 साल भूल गया, जनता ढूंढ रही है उसको। मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा। मैं सुबह 1 घंटा यहाँ ऑफिस में बैठता था, उसके बाद एक एक एरिया का हर रोज़ राउंड लेता था। और संडे लगभग सभी RWA से मिलता था। उल्टा कई बार मेरे साथ क्या होता था, कुछ RW कहती थी, नहीं भाई साहब कोई विषय नहीं, हम अभी पिछले हफ्ते तो मिले हैं। तो मैंने जनता का संपर्क और क्षेत्र के काम को बहुत प्राथमिकता दी, जो लोग आज भी याद रखते हैं। आपका कौन कौन सा एरिया था जहाँ पे आप जाते थे और बाय नेम और आपके काम से वहाँ के लोग आपकी सराहना करते थे? देखिए जी, मैं 2007 से 17 तक इस वार्ड से काउंसलर रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तक मैं पहुँचा। और मेरे एरिया में एक ही झुग्गी कैंप है जिसका नाम है हौस खास पहाड़ी बस्ती। मैं पूरे 10 साल रेगुलर टच में रहा और मैं कोई भी चुनाव वहाँ से नहीं आ रहा। आप आज भी जाकर, चाहे वहाँ 5 साल का बच्चा हो, चाहे वहाँ 50 साल की बुजुर्ग महिला हो, आप एक बार नाम लेके देखिए। मेरा और मेरी पत्नी का नाम एक एक झुग्गी वासी जानता है और बहुत अच्छे से नाम लेता है, क्योंकि हम उनके हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। हर त्यौहार हमने जाकर उनके बीच में मनाया है। आपका जो वार्ड था उसमें रिच लोग भी थे, मध्यम वर्ग भी थे और निम्न वर्ग के लोग भी थे। तो आप उनको किस तरीके से डिफाइन करते थे कि किसकी क्या ज़रूरत है और किस चीज़ को पूरा किया जाए, और कैसे करते थे आप? देखिए जी, हमारा एरिया चारों तरफ पॉश एरिया, जैसे सफदरजंग एनक्लेव है, ग्रीन पार्क है, SDA है, लेकिन उसके साथ साथ बीच में हमारे यहाँ, हमारी इस पूरी विधानसभा पे 14 गाँव भी हैं। गाँव की अपनी अलग समस्याएँ हैं। फिर कुछ एरिया ऐसा भी है जैसे अर्जुन नगर, कृष्णा नगर, जो थोड़ा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, गौतम नगर है, उनकी अलग समस्याएं हैं। मैं रेगुलर वहाँ की RWA से, उनके स्थानीय लोगों से, क्योंकि मैं गली गली राउंड बहुत लेता था, तो मेरा एक एक चीज़ टिप्स पर थी कि किस एरिया की क्या ज़रूरत है, और उस हिसाब से उनके हम काम करते थे। अच्छा, अभी आपने बताया कि 14 गांव हैं, तो गांव में किस तरह की समस्याएं होती थी और उन समस्याओं से आप किस तरीके से निपटते थे? देखिए जी, हर क्षेत्र में सबसे पहला मुद्दा है सफाई का, दूसरा मुद्दा है अच्छी सड़क होनी चाहिए,
तीसरा मुद्दा है बारिशों में पानी ना भरे। और अब जैसे इस बार इनके पास निगम आई है तो आप खुद ही जनता में जाइए। मैं कई बार घर के बाहर खड़ा होता हूँ, 5-7 मिनट गाड़ी आने में लगता है, तो लोग रोक के कहते हैं भाई वापस कब आओगे, निगम तो ठप ही बैठ गया है। तो जनता में हमारे कामों को आज भी लोग याद करते हैं। आप भी अभी किसी भी पार्क में चलिए, मेरे टाइम के पार्क की हालत देखिए और आज उनकी हालत देखिए। काम के साथ साथ लोगों को ज़रूरत है कि आप उनके बीच में जाइए, उनकी बात सुनिए, उनके मन में कोई रोष है, जब तक वो निकल कर बाहर नहीं आएगा काम सेकेंडरी है, पहले उनसे मिलना ज़रूरी है। 2022 में आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है, तो उन्होंने कौन कौन से काम हैं जो किए हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं किए हैं? देखिए जी, जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है वो सिर्फ जनता को झूठ और बरगलाने का काम किया है। उन्होंने केवल एक राजनीति करी है कि जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी का वायदा देकर वो बातें करके उनको बार बार एक ये दिखाइए कि हम तो सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, जबकि पूरी दिल्ली सरकार ठप हो गई है। आप जाके देखिए, आप हम साउथ दिल्ली में बैठे हैं, पॉश एरिया है ग्रीन पार्क, आप अंदर जाके गलियों में सड़कों की हालत देखिए। कुछ लेन तो ऐसी हैं, मुझे आज हटे हुए 7 साल हो गए, वहाँ गली में जाता हूँ, लोग कहते हैं भाई साहब आपके बाद आज तक सड़क नहीं बनी है यहाँ पर। हमारे यहाँ इस बार की बारिशों ने इनकी पूरी पोल खोल दी थी। ये केवल मोहल्ला सभा में ग्रुप चलाते हैं, उन ग्रुप पे अगर कोई आप ऑब्जेक्शन डाल दें, कोई कमी डाल दें, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिन होता है, वो तुरंत आपको हटाकर ब्लॉक कर देता है। यानी कि ये 20-25 लोगों के ग्रुप में सिर्फ अपनी तारीफ दिखाते हैं, कोई आदमी उस पर अपना काम नहीं कह सकता। इस बार की बारिश ने हमारे क्षेत्र में पूरी इनकी पोल खोल दी है, क्योंकि बारिश का पानी एक दिन में नहीं भरा होगा। लगभग पिछले 4 से 5 साल से नालों की सफाई नहीं हुई है, वो गाद नहीं निकली होगी, इसलिए ये सारी हालत है। आज वो 2100 रुपये पेंशन की बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ पिछले 10 साल से जो 1000 रुपये पेंशन आती थी, 1500 रुपये पेंशन आती है, वो क्यों नहीं दी जब सीट पर थे? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करके पूरी दिल्ली में घर घर में ठेका खोलने की साजिश रची थी। ये भाजपा ने अगर धरने प्रदर्शन और पूरा एक्टिव नहीं होते तो वो भी आज हर घर में खुल चुके थे। आप जाकर महिलाओं से पूछिए, हमारे यहाँ 3 व्हीलर स्टैंड है, 3 व्हीलर वाले शराब में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री को देखकर अपने 100 रुपये की कमाई होती, पहले वो 2 बोतल लेने भागता था, घर के परिवार की चिंता उसने छोड़ दी थी। तो बहुत से विषय हैं। अपने आप को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल ने कोविड में जब जनता मर रही थी, एक एक पैसे के लिए त्रस्त हो रही थी, तो उन्होंने केवल बड़े बड़े विज्ञापन दिए। और उस दौर में जब सारा हिंदुस्तान अपने घर में महामारी से बचने के लिए छुप कर बैठा था, इन्होंने चुपचाप अपना वो 50 करोड़ रुपए का महल बनवाया। उसकी क्या ज़रूरत थी? आपके ऊपर एक एलिगेशन भी लगा था कि आपने बैग के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा करके और प्रमोट किया है खुद को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल और जवाब है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में होगा वो अपना प्रचार करेगा। क्या अरविंद केजरीवाल की एक भी स्कीम ऐसी है जिस पे उसने अपनी फ़ोटो नहीं लगाई है? अगर मैं गरीब बच्चों में बैग बांट रहा हूं और उस पे मैंने अपने बीजेपी के लीडर्स की फ़ोटो लगा दी तो वो कोई गुनाह नहीं है। उसके साथ मैं उन गरीब बच्चों को वो बैग दे रहा हूं जो उनके 2 से 3 साल स्कूल में काम आएगा। और यहाँ तो केंद्र सरकार इनको इलेक्ट्रिक बसेस देती है। ये केंद्र सरकार में मोदी जी की फ़ोटो हटाकर खुद अपनी फ़ोटो लगाते हैं, और इनको इस बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज मोहल्ला क्लिनिक पे क्या है, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई हो ना हो, बाहर केजरीवाल की फ़ोटो होनी अनिवार्य है। तो बहुत सी बातें हैं, जो राजनीतिक आदमी काम करता है वो कुछ ना कुछ अपना प्रचार ज़रूर करता है। अच्छा, आपका कहना है कि विपक्ष भी प्रचार करती है, अगर वो फ्री में चीज़ें देती हैं तो वो भी अपना प्रचार करती हैं। आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर तीर्थ यात्राएं कराते हैं। देखिए जी, ऐसा है, मुझे तो लगता है इन्होंने मेरा आइडिया लेकर इन्होंने सरकारी पैसों से वो तीर्थ यात्राएं कराई हैं, क्योंकि ये आए हैं 2013 में और हम तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं 2007 से। और ये तीर्थ यात्राएं भी कैसे शुरू हुई, मेरी धर्मपत्नी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, पूजा पाठ वाली हैं, तो उसका हर मंदिर में कनेक्शन है। तो मंदिर में जब ये बैठकर पूजा पाठ करती हैं तो वहीं से शुरू में प्रोग्राम बन जाते थे कि दीदी ये त्यौहार आ रहा है, क्यों ना हम सारे मथुरा वृंदावन चलें, क्यों ना हम हरिद्वार स्नान पर चलें। अलग अलग हिंदू त्यौहार आते हैं, जब हरिद्वार स्नान का अलग विशेष महत्व है, वृंदावन जाने का अलग है, खाटू श्याम जी का अलग है। तो धीरे धीरे ये एक बड़े सामान्य रूप से यात्राएं शुरू हुई, और वो होती होती, क्योंकि हम पदों पर रहे, राजनीतिक क्षेत्र में रहे, वो बढ़ती बढ़ती ऐसी हो गई कि
एक ग्रुप को ले गए तो एक महीने बाद दूसरे ग्रुप बोला कि भैया आप उनको ले जा रहे हो, हमें नहीं ले जा रहे, तो अगली बार चलो भैया आपको भी ले जाएंगे। हम अयोध्या जी की यात्रा पर जब ले गए तब ज़रूर इन्होंने एरिया में फॉर्म बांटे थे, हम अयोध्या ले जाएंगे, हम इतने 1000 रुपये लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हम ले जाते रहते थे। हम खुद सोच रहे हैं ये इतनी महंगी तीर्थ यात्रा कैसे करा रहे हैं। तो हमने इनसे पहले हमारी लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई थी, बहुत सारी लेडीज तैयार थी, तो हमने अयोध्या यात्रा कराई। अभी रिसेंटली हम इनको सबको 400 महिलाओं को काशी यात्रा पर लेकर गए। तो ये एक मेरी धर्मपत्नी जो मंदिरों में जाती थी, ये समझ लिए ये अपने आप धीरे धीरे होते होते आज इस लेवल तक बढ़ गया कि हम 400 महिलाओं को ले जा रहे हैं। पहले ये 25-30 होकर इकट्ठी जाती थी, तो उस तरीके से शुरू हुआ। लेकिन हमने लगभग हर महीने, हर दूसरे महीने हमें एक शौक सा हो गया। देखिए हमारे दोनों बच्चे डॉक्टर बन के हॉस्टल में हैं, हम दोनों मियाँ बीवी फ्री हैं, हम 24 घंटे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और हमें अच्छा लगता है कि इस बहाने कुछ धर्म पुण्य का काम भी हो जाता है। तो आप दोनों पब्लिक को लेकर के जाते हैं। अभी तक कितने लोगों को आप लोगों ने तीर्थ यात्राएं? देखिए जी, हमने लगभग लिस्ट बनाई थी, हमने 2 लिस्टें बना रखी हैं, जिसमें एक तो कोविड समय में हमने टीकाकरण बहुत कराया, हमने बहुत ही बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगवाया उस समय, और लगभग हम 13-14 साल हो गए यात्रा कराते हुए, तो कम से कम 2,500-3 हज़ार की तो एक वो अलग लिस्ट है जिसमें हम लेडीज़ों को यात्रा कराते हैं। तो और हर बार जैसे अभी हमारा झुग्गियों का कार्यक्रम लगा था, तो वहाँ भी महिलाओं ने कहा जी पिछले हफ्ते आपकी वीडियो देखी हमने हरिद्वार ले जाते हुए, तो हमें भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा खाटू श्याम जी ले जाना, तो पिछले हफ्ते हम अपने वाल्मीकि इंदिरा कैंप की महिलाओं को खाटू श्याम जी लेकर गए थे। आपने बताया कि आप तीर्थ यात्राएं कराते हैं, और कई सारे लोगों को आपने काशी और अयोध्या लेकर भी गए हैं। लेकिन बात आपके विधानसभा की जाए तो आपके विधानसभा में एक क्षेत्र है हौजरानी, जहां मुस्लिम बहुल आबादी है। तो क्या आप उनके तीर्थ स्थानों पर उनको लेकर के गए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये कहा जाता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और इस पर वोट लेकर सरकार बनाती है। देखिए, इससे बेहतरीन क्या एग्जाम्पल होगा कि पिछली बार के चुनाव में जिस क्षेत्र हौजरानी की आप बात कर रहे हैं, मुझे वहाँ से 2200 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को 1100। तो आप खुद समझ लीजिए मेरा वहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार है। और हमारा पूरा क्षेत्र, कोई एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी काम कंसंट्रेटेड राजनीति है। मेरा 2 ही मुद्दे हैं कि नेता को जनता के बीच में अवेलेबल रहना चाहिए और उसको निष्पक्ष काम करना चाहिए, बाकी सब बातें बाद में हैं। तो आप जितना हिंदू के लिए काम करते हैं उतना ही मुसलमानों के लिए भी काम करते हैं। मेरे दिमाग में है ही नहीं ये सब बातें। मेरे लिए क्षेत्र की सड़क टूटी हुई है या अच्छी बनी हुई है, वो सड़क के लिए आप हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हैं? अब जैसा कि आपने बताया, अब चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी है, तो आपको क्या लगता है कि मालवीय नगर विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर और जिन पर आप काम करेंगे, जिनको लेकर आएंगे कि हाँ ये काम नहीं हुआ है और इनको मैं करूँगा? देखिए जी, मैंने बताया कि पूरी दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार आई है, जो काम उनको नहीं करने होते या नहीं करे उन्होंने, जिन पे गौर ही नहीं करा। देखिए, कोई भी, आज आप किसी कमेटी के चेयरमैन हो, आप पूरे दिन पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहोगे, दिल्ली को छोड़कर, तो काम कैसे होंगे? आपने मुख्यमंत्री को एक भी दिन दिल्ली की किसी समस्या के लिए क्षेत्र में राउंड लेते देखा? किसी विभाग के साथ बैठक करते दिखा? हाँ, जब जनता उनसे सवाल करती है कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं करा, तो उनके पास एक ही जवाब है, एलजी नहीं करने दे रहा। तो भाई आप खुद ही कह रहे हो जनता हमें वोट मत देना, क्योंकि हम फिर जीत कर आएंगे, तो एलजी तो वही है 29 तक, उन्हीं पार्टी का केंद्र में बीजेपी की सरकार रहनी है, वही एलजी रहना है। तो इसका मतलब जो आप नए नए वायदे कर रहे हैं, आप केवल उसके होर्डिंग लगा रहे हैं। बनने के बाद आप अभी चुनने से पहले ये सब बातें करें, उसके बाद आपकी दूसरी राग अलापना शुरू कर देते हो कि मैं तो करना चाह रहा हूँ, एलजी नहीं करने दे रहा। तो आप ये जो स्कीम अभी हाल ही में निकाली है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये और बुजुर्गों के लिए किसी भी हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकते हैं और 60 साल से ऊपर, और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो क्या ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव? देखिए जी, बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी। हमारा तो केंद्र की तरफ से आते ही आयुष्मान कार्ड बनेगा, 5 लाख का मुफ्त इलाज सबके लिए होगा। और उसमें ये तो 10 साल से उसको लागू ही नहीं करा, पॉलिटिकल रीजन की वजह से, राजनीतिक रीजन की वजह से इन्होंने वो लागू नहीं करा। और रही बात पेंशन की,
पेंशन की जनता जब मानती, जब आप पहले 1500 रुपये 10 साल से दे रहे होते और आप कह रहे हैं हम आप कहते हैं हम 600 और बढ़ाएंगे। पहले 10 साल से तो तुमने पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बनने बंद हो रखे हैं। अब चुनाव का समय आ गया तो ये केवल और केवल झूठ का प्रचार हो रहा है। बाद में फिर कहेंगे हमारे वित्त मंत्रालय ने, दिल्ली सरकार के ने ऑब्जेक्शन लगा दिया और एलजी ने उसको रोक दिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी शिक्षा में कहती है, स्वास्थ्य में कह रही है, बस में कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये जो फ्री की चीज़ें हैं और अभी 2 हमने फ्री और इसमें ऐड किया है 7वीं रेवड़ी जिसको कहा जा रहा है। देखिए जी, जनता इनकी अब किसी बात को नहीं मान रही है, क्योंकि जनता को पानी चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए। और आप जिसको फ्री कह रहे हो, अगर आदमी 60 रुपए के 2 जार रोज खरीदता है, 3600 रुपये महीना वो, ठीक है, जल बोर्ड के माध्यम से नहीं दे रहा, दे तो पीने के पानी का ही रहा है वो। तो आप ये कहना चाहते हैं आपकी विधानसभा में पानी साफ नहीं मिलता है? पानी इन्होंने आसपास जितने भी रीबोर कराए हैं, वो पार्कों का अनट्रीटेड पानी है, वो लाइनों में जोड़ दिया गया है। और जिस एरिया में ये कह रहे हैं, अभी हम बेगमपुर झुग्गी कैंप में गए थे, वहाँ 12 घरों पर एक नल है और पानी कब आता है? रात को 1 से 2-3 के बीच में आधा घंटा पानी आता है। पानी पर लड़ाई होती है, थाने तक लोग पहुंच जाते हैं। उनका विषय है कि पानी दिन में कम से कम एक घर को एक नल मिले, स्वच्छ पानी मिले, उनको बिस्लरी की बोतलें ना खरीदनी पड़े और पानी दिन में आए। आप खुद समझिए, वहाँ बेचारा कोई सारे दिन काम करने वाले लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कहीं और नौकरी करता है, वो रात को सारा दिन काम करेगा, रात को 1 के 2 के बीच में पानी के लिए बैठा रहेगा वो। सर, आपने पानी की बात कही, बात अब अगर हम दिल्ली के बस की करें तो ये ऐसी रेवड़ी थी, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी इसे रेवड़ी का नाम देती है, तो कि जिस पे आम आदमी पार्टी की सरकार 62 सीटों पर जीत कर आई थी कि फ्री में महिलाओं के लिए बस चलाई गई, तो इसका इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में भी पड़ेगा? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ इस सवाल के लिए हम अपने पड़ोस के बस स्टैंड पर जाएं। महिलाएं लिटरली बस के पीछे भागती हैं, ड्राइवर रोकते नहीं है बसों को, ये और टोंट कसते हैं, क्योंकि उनकी किलोमीटर स्कीम है, वो साइड में ले जाकर अपना आगे निकाल देता है। स्कूली बच्चे वहाँ खड़े रह जाते हैं, 1.5 2 घंटा रुकते हैं। आज उस 20 रुपए की टिकट का क्या फ़ायदा अगर उस लेडीज़ को या उस बच्चे को समय पे बस ना मिले? बसों की शॉर्टेज है, वो समय अगर वो 4 घंटे वहाँ बस स्टॉप पे खड़ा रहे तो ऐसे फ्री सेवा का क्या फ़ायदा? जनता इस बात को भी नकार चुकी है। उनको सर्विसेज चाहिए, कम दाम पर चाहिए, लेकिन ना और फ्री नहीं चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं? आप जाइए ना, वहाँ देखिए 20-20 महिलाएं खड़ी हैं और ड्राइवर उनके आगे से ले जाता है, बिठाने को तैयार नहीं है उन बसों में उनको। आपको ये लगता है कि जो इनकी फ्री ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से लोग ज़्यादा त्रस्त हैं, मतलब जो भी चीज़ें फ्री दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, फ्री के चक्कर में इन्होंने अच्छे अच्छे विभाग को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। आज आप खुद बताइए, अगर आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो ट्रैफिक जैम की समस्या कम होगी, ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। आप ये बताइए, कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा पोल्यूशन में 2 घंटे वहाँ बस के इंतज़ार में खड़ा रहे? बस समय पे आनी ज़रूरी है, बस ज़्यादा होनी ज़रूरी है, बस सुरक्षित होनी ज़रूरी है, इसके मुकाबले की फ्री हो और आए ना। अच्छा, बात करें आपके मालवीय नगर विधानसभा की, तो मालवीय नगर विधानसभा में भी सेम बस की यही प्रॉब्लम है? बिल्कुल जी, मालवीय नगर विधानसभा में बस के अलावा ट्रैफिक की इतनी भारी प्रॉब्लम है। पिछले 10 साल में एक भी आप अंडरपास या कुछ ये लगा लीजिए कि कोई ऊपर सुपर ब्रिज, कुछ भी ऐसी चीज जिससे ट्रैफिक और पोल्यूशन कम हो, कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पर उल्टा ये समस्या बढ़ती जा रही है। आप शाम के टाइम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मालवीय नगर के किसी भी जगह पर पहुँच के देखिए, आपको पता लग जाएगा इस विषय में कोई काम नहीं किया गया। हम ग्रीन पार्क में औरबिंदो मार्ग से अंदर घुसते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, वो 1 मिनट के कट के लिए हमें कई बार 20-20 मिनट वहाँ पर यू टर्न पे खड़ा होना होता है। अच्छा, अब बात करें आपके 2020 के चुनाव की, तो आपके सामने जो कैंडिडेट थे वो सोमनाथ भारती थे और आपका अगर उनके वोट प्रतिशत को देखा जाए तो वो इंक्रीज हो रही है और आप वो जो चुनाव है वो लूज कर गए थे, तो उसके पीछे आपको क्या लगा? कौन सी वजह थी कि आप उस चुनाव को हार गए?
देखिए जी, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस इनके सामने, कांग्रेस नेतृत्व ने ही सरेंडर कर दिया था। पिछली बार जहां यहाँ कांग्रेस को 7.8% वोट मिले थे, मेरे चुनाव में उनको 3% वोट मिले हैं। आपका ये कहना है कि कांग्रेस ने समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को? हाँ, ऊपर कुछ ना कुछ इनकी साठगांठ हुई थी। इन्होंने अपने क्षेत्र में जो सर्वे में A, B और C कैंडिडेट आए थे, सब जगह इन्होंने C कैंडिडेट को उतारा था। और आप इससे ज़्यादा हैरान क्या होंगे कि हौजरानी जैसे क्षेत्र में कांग्रेस को 1100 वोट मिल रहे हैं, उनका कैंडिडेट कैसा था, और मुझे 2200 मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे। वोट की प्रतिशत कांग्रेस की बिल्कुल, मुझे लग रहा है इतिहास में आज तक की सबसे नीचे पोजीशन थी उनकी। अच्छा, अगर अभी जैसे कि आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती जी को कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अभी धूमिल है। जहां तक सर्वे है वो ये बता रहा है कि टिकट आपको मिलेगी। तो अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आप किस तरीके से इस बार फाइट करेंगे? देखिए जी, मेरा तो सिंपल, हर बार के चुनाव में एक ही है, घर घर जाकर वोट मांगना। अपने मेरे एरिया में पुराने काम लोग मेरे जानते हैं, और आगे भी मेरा एक ही मुद्दा होगा कि जनता के बीच अवेलेबल मैं हमेशा रहा हूँ। इस 5 साल भी मैं कभी भी जनता से दूर नहीं हुआ। 2020 से आज 5 साल हो गए, बीच में 2-2.5 साल कोविड के थे। कोविड जैसे विकट समय में भी मैं जनता से दूर नहीं रहा। हालांकि सिटिंग MLA वगैरह सब घरों में छुपे बैठे थे। जनता जानती है मैं उनके बीच का हिस्सा हूँ, उनके परिवार का हिस्सा हूँ, उनका भाई हूँ। किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई। मोंटी भाई सिर्फ जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है और काम कराने वाला व्यक्ति है। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट मिल गई, तो जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अगर बात दिल्ली की जाए तो कंपटीशन है वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में जो कैंडिडेट हैं वो 2013 से मालवीय नगर में विधायक हैं और जीतते आ रहे हैं। और अगर बात आपकी की जाए तो आप लास्ट लूज कर गए थे। तो इस समय आपके लिए वो कितने बड़े कॉम्पिटिटर साबित होंगे अगर आपको टिकट मिलता है? देखिए जी, जनता इनकी झूठ को पहचान गई है, इनकी बातों को समझ चुकी है, और मोहल्ला सभा पे जो इन्होंने ग्रीवेंस सेल टाइप बनाए हुए हैं वो उसी से समझ आ रहा है कि जो भी इनकी बुराई करता है ये उसको डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये अपनी केवल तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन ज़मीन पर जनता देख रही है कि ये पिछले 5 साल में इन्होंने केवल लोगों को झूठ और बरगलाया है। ज़मीन पे वो काम नहीं करा जो जनता को इनसे अपेक्षा थी जिसकी। अच्छा, 2020 में वो जीत करके आ गए, और उन्होंने वो कौन से काम नहीं किए जो मौजूदा विधायक हैं, अगर आप बनकर आते तो उन कामों को करते, और आपको लगता है कि ये काम इन्होंने छोड़ दिया है और ये काम इस काम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए? देखिए जी, मैं अगर जनता में जीत कर आता हूं तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि आप सीवर की समस्या बार बार कहाँ आ रही है, उन लाइनों को पूरा दुरुस्त कराना। पानी के, गंदे पीने के पानी की समस्या बार बार कहाँ आ रही है, उन पानी की लाइनों को दुरुस्त कराना। क्षेत्र की एक एक सड़क बेहतरीन बने, कोई गड्ढे ना हो, कोई मोटरसाइकिल वाला ना गिर जाए, कोई हादसा ना हो जाए। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा। मैं अगर आया तो सबसे पहले जो आज सबसे बड़ी विकट समस्याएं हैं हमारे यहाँ ट्रैफिक कंजेशन की, सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगा। क्षेत्र में पोल्यूशन कम कैसे हो, कैसे हरियाली बढ़े, किस प्रकार की नई योजनाएं लाएं ताकि लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सेवा दी जाए, आसपास के हॉस्पिटल दुरुस्त हो जाएं, और जनता उसके अलावा जैसा जो काम चाहेगी, जो नज़र आएगा, उनकी प्रायोरिटी मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी। तो आपके लिए प्राथमिकताएं आप इन सब चीज़ों को देंगे जो अभी आपने बताया, और जो आम आदमी पार्टी फ्री सर्विस है आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ से एग्री करती है कि जो चीज़ें फ्री हैं वो सही हैं? देखिए जी, ऐसा है, हमने पहले भी बताया कि जो सेवा चल रही है उसको किसी को भी बंद नहीं किया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा। अगर हम एडिशनल आयुष्मान भारत योजना लाते हैं स्वास्थ्य के लिए तो उसमें क्या बुराई है? वो हर जगह, हर गरीब व्यक्ति के लिए वो बहुत बेहतरीन सेवा है। केंद्र की जो जो बड़ी योजनाएं हैं, आज ये मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं जीत कर आता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे चल रहा है, आज पहली बार ऐसी सरकार है कि आप नई और अच्छी योजना लेकर आइए। आपके पास काम कराने के लिए धन की, सरकार की पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं है। और आपने अभी हमारे देश में एक बहुत बड़े रतन को खोया है, रतन टाटा जी को। उन्होंने जाते जाते एक ही बात कही है, काश मुझे 20 साल और मिलते और मैं मोदी जी
जिस समय में भारत में अभी ये काम हो रहा है मैं उस समय और काम करता। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो आपकी मदद करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है तो? देखिए जी, हम जब काउंसलर भी थे ना, अगर आप एक्टिव काउंसलर हो तो एमसीडी में जो योजना आ रही है, लागू हो रही है, उसके लिए आपको वहाँ कष्ट उठाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहाँ से वो योजना में पार्टिसिपेट करके फंड लाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में एलईडी योजना शुरू हुई थी तो सबसे पहले वो मेरे अर्जुन नगर में मैं लेकर आया था, पीयूष गोयल जी से उद्घाटन कराया था। तो आप इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि उनको काम सेंट्रल गवर्नमेंट करने नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन वाले हैं, तो ये ओपोजिशन वालों का काम है कि उनकी टांग खींचें और उन्हें काम ना करने दें, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, पूरा हिंदुस्तान एक संविधान से जुड़ा हुआ है, पूरे देश का एक बजट है, वो सरकारी जनता का पैसा है, उस बजट को किस प्रकार से खर्च किया जाए उसके लिए नियम बने हुए हैं। ये दिल्ली सरकार उन नियमों को तोड़कर उस पैसे को खर्च करना चाहती है, जो हमारी वित्तीय संस्थाएं उसको अलाउ नहीं करती। अब आप कहें कि केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे 10 करोड़ खर्च करना, आप मुझे बैंक से निकाल कर 10 करोड़ दे दो, तो क्या केंद्र सरकार दे देगी इनको 10 करोड़? जो सरकारी संस्थाओं के लिए नियम बने हुए हैं उसी नियम से काम होंगे। ये नियम को तोड़कर मरोड़ कर काम करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्शन आता है तो फिर झूठ बोलते हैं कि केंद्र सरकार उस काम को रोक रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार का पूरा समर्थन होता है दिल्ली सरकार की? बिल्कुल। आज से पहले हमने मदन लाल खुराना जी का समय देखा, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का देखा, 15 साल शीला दीक्षित जी का देखा। हर एक समय में ऊपर केंद्र में अलग सरकारें थी, लेकिन आज तक ऐसा टकराव कहीं नहीं देखा। क्या आप मान सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री अपने घर में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ लगवा सकता है? ऐसा आज तक पूरे हिंदुस्तान में देखा आपने? जिस अधिकारी ने आपके कहे हुए को कागज पे एक योजना के रूप में उतारना, उसी को आप पीट रहे हो। तो ये लड़ाई की भावना, लड़ाई की फितरत आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि ये जनता को काम नहीं देना चाहते, झगड़े के विवाद में फंसाना चाहते हैं और जनता को गुमराह रख के करके बात करना चाह रहे हैं इन्होंने, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी आम आदमी पार्टी के कामों को गिना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, भ्रष्ट सरकार है, तो 2015 में जब चुनाव हुए थे तो 67 सीटों पे ये जीत कर आए थे, 2020 में 62 सीटों पर जीत कर आए, तो इस बार उनके काम से क्या लगता है कितनी सीटें दिल्ली में आ सकती हैं? देखिए जी, मुझे तो लगता है कि कुछ कास्ट बेस्ड सीटें उनकी तरफ चले जाएं तो अलग है, वरना लोग, मेरे को नहीं लगता इस बार इनको वोट करना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया होता तो डिप्टी सीएम इनका सीट क्यों बदलता? ये इतने लोगों की एमएलएस की टिकट क्यों काटते? अगर आप, आज हम पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन इसी एरिया से टिकट मांग रहे हैं ना, इसी से लड़ना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हम यहाँ की जनता के बीच में रहे हैं, काम उन्हीं के लिए करते हैं। और टिकट छोड़कर, एरिया छोड़कर वो भागता है जिसने वहाँ 5 साल में कोई काम ना किया हो और जनता उसको ना चाह रही हो। अच्छा, आपका जनता के लिए कोई मैसेज है? देखिए, जनता के लिए मेरा एक ही मैसेज है। मैंने बताया कि जिस प्रकार से एक तरफ तो ये अपने एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड देते हैं, वो जून साहब को बिजवासन से, और जब चुनाव का समय आता है उसी को ये उसकी टिकट काट देते हैं। तो इनकी दोनों बातों में विरोधाभास है। या तो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं थे तब झूठ था, या आज टिकट काट रहे हैं, वो जीत नहीं सकते। भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। इन्होंने हर मुद्दे पर, अब ये कहते हैं दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर कर दी हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा, आपके राघव चड्ढा जी एक आँख की छोटी सी सर्जरी के लिए लंदन क्यों गए? उन्होंने दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराया? ये कहते हैं हमारे स्कूल सबसे बेहतरीन है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे विधायक सोमनाथ भारती जी से कि इतने बेहतरीन है तो आपके बच्चे द्वारका से या मदर्स इंटरनेशनल में क्यों एडमिशन कराया हुआ है उनका? और जनता जब आपके पास एडमिशन के लिए आती है तो आप कहते हैं हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराइए। तो इनकी हर बात में जो झूठ है, जो चोरी है, वो जनता समझ चुकी है और इस बार वो किसी भी रूप में इनको वोट नहीं देने वाली। जनता अपना मन बना चुकी है कि भाई बार बार ये एलजी और केंद्र का झगड़ा रहेगा, हमें तो काम चाहिए। दोबारा से दोनों सरकारें एक रही तो काम भी ज़्यादा होगा और सरकार भी मजबूत बनेगी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो जो वायदे इन्होंने करके और उस पर बैकफुट पर आए हैं, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो एक एक घर को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। और जो बसों की बात करते हैं, बसें महिलाओं के लिए फ्री तो रहेंगी, उसके साथ साथ समय पर बसें आएंगी,
इन्होंने बहुत से लड़कियों के स्कूल में, आप देखते हैं हमारे आसपास के लड़कियों के स्कूल में दोपहर को बस फ्री होती थी, वो सेवा बंद कर दी है। इन्होंने बुज़ुर्गों को जो रिक्रिएशन सेंटर में सीनियर सिटीज़न काउंसिल्स को ये जो 60,000 साल का जो एक फंड देते थे वो बंद कर दिया है। जब आप डिटेल में जाएंगे ना तो इन्होंने बहुत सी योजनाएं केवल उनकी प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं और उस पर जनता को वो लाभ नहीं मिल पाता। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो 1000% ये सारे लाभ उनको मिलेंगे। आज एक इलेक्ट्रिक कार के ऊपर पॉलिसी देख लीजिए इनकी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बन गया है। आप जाइए इलेक्ट्रिक कार लेने जाइए तो एक साल में 22 से 23 हज़ार इलेक्ट्रिक कार एक जोन से बिक रही हैं और सब्सिडी पूरी दिल्ली में मिल रही है पहली 1000 कारों को। उसके बाद वो सब्सिडी बंद कर दी जाती है। तो ये शुरू की, ये जहां 10 करोड़ रुपए सरकार पे खर्च करने हैं, सरकार ने जनता पे खर्च करने हैं, उसकी बजाय ये 5 करोड़ विज्ञापन पर खर्च करते हैं और 5 करोड़ में से 1 करोड़ उस चीज़ पर लगा देते हैं, बचा हुआ 4 करोड़ किसी और फंड को डाइवर्ट कर देते हैं। ये काम दिल्ली सरकार कर रही है और इसीलिए बार बार ये CAG रिपोर्ट से दूर भाग रहे हैं। LG साहब जो बार बार कह रहे हैं आप सदन में लाइए, वो उसको CAG रिपोर्ट को लाना नहीं चाह रहे क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं इनकी खुल जाएंगी। ये आपने सुना, हमारे साथ थे शैलेंद्र मोंटी जी जो कि पूर्व कैंडिडेट रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने बताया कि मालवीय नगर विधानसभा में किन किन चीज़ों की कमी है, और किन चीज़ों को ये आने वाले टाइम में अगर ये विधायक बनते हैं तो करेंगे। क्या 3 बार से विधायक सोमनाथ भारती दोबारा से विधायक बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आ सकती है? क्योंकि यहाँ पे अगर चेहरे की बात की जाए तो कई सारे चेहरे हैं जिसमें अगर नाम शैलेंद्र सिंह मोंटी का लिया जाए तो वो टॉप पर है क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है इनके सामाजिक कार्यों के लिए। बाकी खबरों के लिए